नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अनामिका। हर बार की तरह आज के कार्यक्रम में हम बातें करेंगे खेतीबाड़ी से जुड़ी, अपने किसानों की बेहतरी से जुड़ी और आपको देंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते आज क्या है खास खबरें खेती में। विशेष फसल योजना के तहत प्याज की खेती के लिए मिलेगा अनुदान। छत पर भी कर सकते हैं फल फूल और सब्जियों की खेती। नर्सरी के व्यवसाय से रजनी को मिली एक अलग पहचान। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उद्यानिकी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्याज उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष उद्यानिकी फसल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत चयनित किसानों को NRRDF द्वारा रेड 3 एवं रेड 4 प्याज का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। गौरतलब है कि प्याज के नए प्रभेदों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इंडिया 3 और 4 ये दोनों जो प्रभेद है काफ़ी उन्नत प्रभेद है। इसमें खासियत ये है कि इसमें जो है ये प्याज अगर कोई किसान इसका रखता है तो उसमें सड़न कम होती है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रभेद को प्रचार प्रसार के लिए ये योजना एक्चुअली चलाई जा रही है। अभी रबी सीजन में बहुत से ऐसे किसान हैं जो आलू की बुवाई कर रहे हैं, तो वे आलू की बुवाई पारंपरिक विधि से ना करके पोटैटो प्लांटर की मदद से करें। इस विधि में ज़्यादा श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा वैसे किसान जिन्होंने आलू की बुवाई कर रखी है वह अपने खेत में पैडी मेथिलीन खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करें। आलू के खेत में रासायनिक खाद साथ साथ जैविक खाद का भी इस्तेमाल किया जाए तो इससे उत्पादन में काफ़ी अच्छी वृद्धि देखी जा सकती है। देश में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में ताजी सब्जियों का बेहद अभाव है। ऐसे में शहरों में बागवानी तेजी से उभर कर आ रहा है। लोग अपने गार्डन और छतों पर भी सब्जियां उगाने के नए तरीके खोज रहे हैं। वैसे तो बागवानी करना एक शौक है, लेकिन बेहतर जानकारी और तकनीक का उपयोग करके बागवानी की जाए तो ये कमाई का भी एक साधन बन सकती है। शहरों में रहने वाले अधिकतर लोग सोचते हैं कि बागवानी करने के लिए एक बड़े खेत या कम से कम एक बागीचे की आवश्यकता तो होती ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने घर की छत से भी बागवानी की शुरुआत कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए बिना रासायनिक खाद के उपयोग के उगाए गए फल और सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन फल और सब्जियों को बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, सेम की फसल से अधिकतम उत्पादन के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करना अति आवश्यक है, क्योंकि सेम की खेती एक व्यवसाय के रूप में अपना स्थान रखती है। इसका दलहन और सब्जियों के उत्पादन में विशेष योगदान है। इसकी खेती पूरे वर्ष भारत में की जा सकती है। सेम की अनेक प्रकार की उन्नतशील किस्में में जिसमें अर्का सब्रम, स्वर्ण ऋतुवर्ण, अर्का सौम्या एवं अर्का अमोघ, जिसका इस्तेमाल कर किसान भाई अच्छी उपज और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि कार्य के लिए कई ऐसे उपकरण बाजार में उपलब्ध है जो घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं, लेकिन कुदाल आज भी किसान भाइयों की पहली पसंद है। छोटा किसान हो या बड़ा, उसे कुदाल की आवश्यकता पड़ती ही है। खेत की क्यारी बनाने में, मिट्टी पलटने या खरपतवार निकालने में काफी उपयोगी सिद्ध होता है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बनी पटना जिले की रजनी सहाय, जो नर्सरी व्यवसाय से जुड़ी है। रजनी ने अपने वेबसाइट डेवलप किया है और ऑनलाइन पौधों को सप्लाई करती है।
कोविड काल में लगभग हर किसी को आजीविका के स्तर पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कुछ खामोश बैठ गए तो कुछ ने चुनौती को अवसर में तब्दील कर लिया। रजनी सहाय वैसी ही प्रगतिशील महिला हैं। नर्सरी में नन्हे पौधों की परवरिश इनका शौक था, जिसे शिक्षित रजनी ने अपने घर और परिवेश तक ही सीमित रखा था। मगर कोविड काल में इन्होंने पौधों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी और आज की तारीख में इनके पोसे गए पौधे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। दरअसल रजनी एक चरित्र से ज्यादा आत्मबल को परिभाषित करती हैं, जो घर बैठी महिलाओं को आजीविका का आमंत्रण दे रही हैं। आप समझिए कि जिस समय कोरोना का काल चल रहा था, उस समय हम लोगों ने इसके बारे में सोचा और शुरू किया था ऑनलाइन प्लांट सेल करने के लिए। उसमें भी जो स्ट्रेस बूस्टर्स प्लांट्स हैं, उसके लिए ख़ास तौर पे हम लोग मेहनत की और उसी समय ये शुरुआत की, क्योंकि उस पीरियड में लोग इस तरह के प्लांट्स को लेना भी चाहते थे, जो कि इंडोर प्लांट्स हैं, बाहर भी रखने के लिए हैं और इंडोर इसलिए है कि अंदर भी रख के आप रूम को एयर फ्रेशनर के तौर पे। आइए एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं हरी सब्जियों के ताजा भाव। बैगन 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1800 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मटर 2200 रुपए प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान? एक नजर मौसम के ताजा मिजाज पर। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम रहेगा। हालांकि फिलहाल बारिश होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आलू की फसल में अगाध झुलसा को नियंत्रित करने के लिए रेडोमिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बनाकर छिड़काव करें। अभी आपने कृषि जगत की हलचल देखी। वक्त हो गया है एक छोटे से विराम का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द होंगे हाजिर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। अभी के समय में जैविक खेती के प्रति किसानों की जागरूकता बढ़ रही है। जैविक खेती के उपयोग से किसान रासायनिक खाद के बदले प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और साथ ही उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिल सकता है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ विनोद कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है वह है जैविक खेती के बारे में, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, जो सहायक प्राध्यापक हैं उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला जो सर सवाल है इसके संदर्भ में कि जो जैविक खेती है उसका महत्व क्या है? जी, पहले तो हम ये जान लें कि जैविक खेती है क्या। जी सर। जैविक खेती जीवों पर आधारित खेती है। इसे ही ऑर्गेनिक खेती, देसी खेती, गाय पर आधारित खेती, प्राकृतिक खेती, ये सारे शब्द जैविक खेती के इर्द गिर्द घूमते हुए शब्द हैं। इसी को हम जैविक खेती कहते हैं। पुराने ज़माने में भी जैविक खेती ही होती थी। जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ कई सदियों से खेती करते आए, वो जैविक और प्राकृतिक खेती ही थी। हरित क्रांति के बाद सन 1966-67 के बाद अनाज की देश में किल्लत होने लगी। हमें जनसंख्या बढ़ने लगी। हमें जनसंख्या को खिलाने के लिए
भरपूर मात्रा में हमारे पास अन्न का अभाव था, इसीलिए हम लोग रासायनिक खेती की तरफ बढ़े। रासायनिक खेती का मतलब ये हुआ कि हमने अपने खेतों में भरपूर मात्रा में रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग किया। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि हम जितना चाहते थे उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों को उत्पादन बढ़ने लगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि हमारी मिट्टी बीमार होने लगी और मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगी। इसके साथ साथ हम देखें कि मानव का स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जी, बिल्कुल। मानव के स्वास्थ्य, जी, पशु के स्वास्थ्य और मिट्टी का तो स्वास्थ्य खराब ही हो गया, जो मिट्टी भी बंजर होने लगी, जो आगे के लिए बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा हम लोगों को। और इसके साथ साथ पर्यावरण भी इससे संतुलित न रहा, पर्यावरण भी एक तरह से बीमार सा हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि नई नई बीमारी का प्रकोप होने लगा। और सबसे बड़ी बीमारी जो आज के दिन में कैंसर है, वो भी कीटनाशक और रासायनिक के उपयोग से ही संभव हो पाया और इसने अपना पैर फैला लिया। इसीलिए अब विश्व में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो कई शोधों से ये पता चला कि अब हम लोगों को जैविक खेती की ओर लौटना चाहिए। अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई जा रही है सर। और इसी संदर्भ से जो अगला सवाल है वह यह है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती क्यों ज़रूरत बन गई है और उसका उद्देश्य सर क्या है? इसका मेन उद्देश्य है हमें रासायनिक खाद से छुटकारा पाना। हमें रासायनिक खादों को छोड़ना होगा, जिससे मानव जाति और पशु का भी कल्याण हो सकेगा, उनका स्वास्थ्य उत्पन्न हो सके और पर्यावरण को हम संतुलित कर देते हैं। बीमार पर्यावरण को ठीक करना ही हमारा मेन उद्देश्य है जैविक खेती का। बिल्कुल सही बात सर आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों तक पहुंच रही है। और जो सर जैविक खेती है, तो कई हमारे किसान भाइयों का कई किसान भाइयों की ये शिकायत रहती है कि जैविक खेती से जो उत्पादन क्षमता में कमी आती है, मतलब जो फसल की पैदावार होती है उसमें कमी आती है। इसलिए जैविक खेती हमारे किसान भाई आमतौर पर उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए जैविक खेती से किस तरह पैदावार को बढ़ाई जाए, फसलों को तो सुरक्षा है ही निश्चित रूप से है, लेकिन फसल की पैदावार क्षमता जो है वो किस तरीके से बढ़ाई जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सके। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जैविक खेती शुरू करने से पहले किसान भाइयों को मूल रूप से ये देखना होगा कि हम जब भी जैविक खेती शुरू करते हैं जी, तो ऐसा नहीं है कि रासायनिक खेती में जो हमारा उत्पादन है वो अगले साल वही होगा। जैविक खेती धीरे धीरे शुरू किया जाए। हमारी ये सलाह होगी कि कई शोधों से पता भी चला है कि किसी किसान के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है तो वो पहले अपने खाने के लिए 10 से 15 एकड़ ज़मीन में जैविक खेती शुरू करे और बाकी के 75 से 80% जो ज़मीन बचे उसमें धीरे धीरे कीटनाशक को छोड़ें और जैविक की ओर लौटें। एकाएक करने से इसको उत्पादन में कमी आएगी। कोई भी खेत को जो इतना दिनों से रासायनिक खाद को डालते आ रहे हैं उसके अंदर जो उत्पादन की क्षमता बढ़ी है उसको छोड़ना एकाएक संभव नहीं है। उससे एक बार में उत्पादकता में कमी आती है। इसीलिए हम उसको 2-3 साल लगेगा जैविक की ओर लौटने में। किसान को भी थोड़ा धैर्य से काम लेना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार हमारी भूमि उर्वरता से भर जाएगी और जैविक की ओर लौट जाएंगे तो फिर उत्पादन में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही जानकारी सर कि जैविक खेती को अपनाने से भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो तो बरकरार रहती है, साथ ही साथ मानव का जो स्वास्थ्य है वो भी सदा खुशहाल और बरकरार रहता है और बेहतरीन रहता है। सर इसी संदर्भ से जुड़ा जो अगला सवाल है वह यह है कि जैविक खेती के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनको किस तरह से हमारे किसान भाई अपनाएं और ज़रूरी कौन से ऐसे तत्व हैं उसकी सर जानकारी हमारे किसान। जैविक खेती के लिए आवश्यक तत्व जैसा आपने कहा वो है गोबर और गौमूत्र, जिसमें गोबर की खाद, गौमूत्र का खाद उपयोग किया जाता है। गोबर खाद के अलावा गौमूत्र के प्रयोग से तरल जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, मटका खाद जैसे घटक घर पर ही तैयार करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उपज में वृद्धि की जा सकती है। जैसे वर्मी कंपोस्ट भी हम बना सकते हैं, किसान बनाते हैं घर पर वर्मी कंपोस्ट,
और फसल के जो अवशेष बचते हैं उसे भी हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि किसानों को जो लागत है, जो बाज़ार से खाद खरीदने, रासायनिक खाद खरीदने में आता है, उससे छुटकारा मिलता है और किसान की जो बचत होती है वही आमदनी में बदल जाती है। सर, जैविक खेती के जो फायदे हैं वो हम अपने किसान भाइयों तक एक आपके संदेश के रूप में पहुंचाना चाहेंगे, और जो डीडी बिहार देख रहे हैं जो दर्शक हमारे हैं उनके पास भी हम जैविक खेती के जो फायदे हैं उसको पहुंचाना चाहेंगे। कृपया सर। जैविक खेती के मुख्य फायदे में हम देखते हैं कि इसमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरी फायदा ये है कि पानी की खपत में कमी होती है, पानी का बचत होता है। तीसरा फायदा मुख्य रूप से यह है फसलों की उपज एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। चौथा फायदा ये है कि इससे ज़्यादा बाजार मूल्य किसानों को प्राप्त होता है। पांचवा मुख्य रूप से हम देखें तो इसमें भूमि में जल धारण क्षमता एवं जल स्तर में वृद्धि होती है। भूमि में जल धारण की क्षमता बढ़ जाने के कारण जल स्तर में भी वृद्धि होती है और पानी की सिंचाई की खपत कम होने के कारण किसान के लागत में भी कमी आती है। ये सब इसके मुख्य रूप से फायदे हैं। आपने जो बताया जैविक खेती की विशेषता के बारे में, इसके जो फायदे हैं उसको भी आपने विस्तार से बताया। तो देखा किसान भाइयों कि जैविक खेती को आप अपना करके पूरी भारत की जो जनता है, जो आबादी है, उसको एक स्वस्थ और जो स्वस्थ वातावरण है स्वास्थ्य का, हमारे शरीर का, उसके साथ साथ अपनी भूमि का भी जो स्वास्थ्य है उसकी भी आप रक्षा कर सकते हैं। और इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने जैविक खेती के करने के फ़ायदों के बारे में जाना। आइए रुख करते हैं अपने अगले विषय की ओर। प्याज एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है। इसमें बहुत से औषधीय गुण पाए जाते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी प्याज की फसल लगाई हुई है, उन्हें अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की देखरेख करना ज़रूरी है। प्याज की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ संजय कुमार सिंह। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं राजीव रंजन श्रीवास्तव। किसान भाइयों, हमारे यहाँ जो प्रचलन है खासतौर से फसल लगाने का, आलू लगाने का, वो समय से कभी कभी विलंब से हो जाता है, जिसकी वजह से अगला जो फसल है उसको लगाने में देरी हो जाती है और फिर दिक्कत होती है उपज में। आलू के बाद प्याज का ये समय होता है, तो खासतौर से जो उत्तर बिहार है वहाँ दिसंबर माह में ही प्याज लगा दी जाती है, जिससे उनको सही समय पर उपज मिल जाती है, अच्छी उपज मिल जाती है। लेकिन दक्षिण बिहार में कुछ इस तरह का मामला है कि हम जनवरी अंत में जाकर प्याज लगाते हैं और उसका फसल देर में हमको मिलता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, फसल लगाने, प्याज के लगाने का सही समय क्या होगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे इस संदर्भ में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। आप फूल और सब्जी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, नूरसराय नालंदा में उद्यान महाविद्यालय जहाँ है वहाँ। तो सबसे पहले कृषि दर्शन कार्यक्रम में संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, हम बातचीत कर रहे थे अभी अपने दर्शकों से, किसान भाइयों से, कि प्याज लगाने का उचित समय कब है, खासतौर से अपने बिहार के संदर्भ में। तो आपके हिसाब से कब लगाना चाहिए प्याज को? आलू लेने के चक्कर में प्याज जो है हमेशा लेट हो जाता है। कारण क्या है, लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं आलू के केस में कि आलू हम 70 से 80 दिन वाला लगा रहे हैं, अर्ली वेराइटी लगा रहे हैं, या मिड सीजन लगा रहे हैं 90 से 100 दिन वाला, या 120 से 130 दिन वाला लेट वेराइटी होता है। अगर किसान 120 से 130 दिन वाला लेट आलू लगा लेता है अपने फील्ड में, तो उसका प्याज लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से क्या होता है, फरवरी और मार्च चला जाता है प्याज की रोपनी का। और आपको एक बात बता देना चाहें, ये उसमें जो है सबसे बड़ा कीड़ा जो आता है, जिसको हम थ्रिप्स कहते हैं, थ्रिप्स जो है नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वो कीड़ा का बेस्ट टाइमिंग होता आने का 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल का, एक क्रिटिकल पीरियड है। तो अगर हमारा प्याज लेट होता है, जिसकी वजह से थ्रिप्स का प्रकोप आ ही जाता है उस खेत में 20 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक, जिसकी वजह से आप देखिए होंगे पटना और नालंदा जिला में क्या होता है, दवा के हैवी स्प्रे के द्वारा प्याज होता है, जबकि हमारे नॉर्थ बिहार में ऐसा नहीं होता।
नॉर्थ बिहार में क्या होता है, दिसंबर में प्लांटिंग होता है, जिसकी वजह से जनवरी, फरवरी और मार्च जाते जाते करीब करीब 90 दिन निकल आता है। और ट्यूबराइजेशन जो है आलू या प्याज में 40 दिन के बाद स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ट्यूबर का फॉर्मेशन एक साइज पकड़ लेता है। तब पर भी अगर थ्रिप्स लगता है तो पौधा उस समय तक निकल जाता है। तो मेन टाइमिंग लगाने का क्या है, दिसंबर है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, फरवरी या मार्च तक ले जाते हैं, जिसके चलते थ्रिप्स लगता है। तो बेस्ट टाइमिंग का प्रयोग हम ध्यान रखेंगे कि दिसंबर में लगाएंगे प्याज। किसान भाइयों, ध्यान रखना है कि हम जनवरी फरवरी के बजाय दिसंबर में ही अगर प्याज लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से अच्छी उपज पा सकते हैं। हम ये जानना चाहेंगे संजय जी कि किस तरह के वैरायटी अपने यहाँ की ज़मीन को अच्छा रहता है, किस तरह की प्याज की वैरायटी लगाई जाए जो अधिक मुनाफा दे, अधिक उत्पादन। देखिए, अगर हम प्याज की वैरायटी की बात है, हमारे बिहार प्रदेश में तो वैरायटी अभी नहीं है, लेकिन लाल पत्ती और पीला पत्ती करके वैशाली जिला में चेचर एक इलाका है, वहाँ पे कुछ सीड प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं भी सीड का प्रोडक्शन नहीं होता है। हम दूसरे प्रदेश महाराष्ट्र पे आधारित हैं, जहाँ पर कुछ कुछ वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है, जैसे एग्रीफाउंड लाइट रेड है, पटना रेड है, पूसा रेड है, और कुछ कुछ लोकल वैरायटी जो है हमारे ठंडे के समय में उगाई जाती है। तो किस तरह से कौन कौन से कीट लग सकते हैं और उससे बचाव कैसे करेंगे हमारे किसान? अगर कीड़े और रोग की बात करें तो प्याज में 2 ही रोग लगते हैं, एक स्टिफिलियम ब्लाइट, एक पर्पल ब्लॉच लगता है। मेनली जो है स्टिफिलियम ब्लाइट जो है ठंडा के समय में जो प्याज उगाया जाता उसमें जो है स्टिफिलियम ब्लाइट लगता है। तो स्टिफिलियम ब्लाइट में क्या होता है कि पूरा उसका जो पत्ता है वो पूरा पीला कलर का हो जाता है। और देखिएगा, तो ये जो है जनरली लगता है कब, ये जनवरी फरवरी महीने में लगता है। ये इसका सिंपल से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप डाइथेनियम 45 या मैनकोजेब, या आजकल जो है कंपनियां बहुत सारी सॉफ निकाला है, कंपेनियन निकाला है, बहुत सारी दवा आती है, आप इसके प्रयोग से आप इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन थ्रिप्स में सबसे भयंकर बीमारी कीड़ा है, जिसको हम थ्रिप्स कहते हैं। वो थ्रिप्स में क्या होगा, उसका पत्तियां जो है पूरा सिकुड़ जाती हैं, पूरा, जिसको भंगरा लोग लोकल भाषा में किसान लोग बोलते हैं कि भंगरा लग गया। इसका कोई इलाज नहीं है। तो अगर भंगरा लग जाता है तो उसके लिए एक ही दवा आता है, एक प्रोफेनोफॉस आता है। प्रोफेनोफॉस के साथ आप आजकल मार्केट में साइपर मिक्स करके भी आ रहा है, तो साइपर मिक्स करके भी दवा का छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है क्रिटिकल पीरियड को। 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल का जो पीरियड होता है थ्रिप्स का, वो क्रिटिकल है। जब मौसम अनुकूल होगा तो थ्रिप्स आएगा ही आएगा। उसके लिए इमीडिएटली हमको सावधानी बरतना होगा। सावधानी इन द सेंस क्या, आने के पहले हमको दवा का छिड़काव करना है। प्रोफेनोफॉस या साइपर का मिक्सचर आता है, उसको आप दवा की छिड़काव, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो किस किस तरह के खाद दिए जाने चाहिए और कब कब दिए जाने चाहिए जो उसके लिए लाभदायक हो, अच्छा उत्पादन हम ले सकें? एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने कही। देखिए, खाद पानी की जहाँ की बात है, पौधे के लिए 17 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 3 एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये उसका मेजर भोजन होता है। चाहे आप जहाँ से दें, चाहे वर्मी कंपोस्ट से दें, सड़ा हुआ गोबर की खाद से दें, या यूरिया से दें, DAP से दें, या पोटास से दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना जरूरी है। लेकिन ये तीनों का हम बैलेंस डोज डालेंगे 3:2:1 के रूप में। अगर 3 kg नाइट्रोजन डालेंगे तो 2 kg फास्फोरस डालेंगे और 1 kg पोटास भी डालेंगे। प्लस प्याज के लिए 40 kg सल्फर रिकमेंडेशन है। नाइट्रोजन का काम सिर्फ होता है बढ़ाना पौधा को, फास्फोरस का काम है उसमें स्ट्रेथनिंग लाना, मतलब मजबूत करना पौधे को, तना जड़ को मजबूत करना। और पोटास का काम होता है रेसिस्टिविटी डेवलप करना, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता डेवलप करता है। और सल्फर जो है प्याज के लिए एसेंशियल क्यों, क्योंकि प्याज में आप जानते होंगे कि उसमें झांस आता है। झांस जो लगता है, जो आँख को काटने के बाद पंजेंसी जो होती है, झांस आता है, वो किसकी वजह से होता है, एक केमिकल उसके अंदर होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होता है। इसकी वजह से सल्फर डाला जाता है। तो हम देहात में कह देते हैं कि नासिक का प्याज अच्छा है, हमारे प्याज अच्छा नहीं है। क्यों? हम अपने यहाँ सल्फर का प्रयोग करते ही नहीं है, इसलिए वो पंजेंसी यहाँ नहीं आ पाती है। तो हम किसान को ये रिकमेंड करेंगे कि आप
नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 3:2:1 मतलब 3 kg नाइट्रोजन 2 kg फास्फोरस 1 kg पोटास अगर है तो साथ साथ 40 kg सल्फर 1 हेक्टेयर में डालना एसेंशियल है। चलिए संजय जी, मुझे लगता है कि हमारे जो किसान बंधु इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्याज लगाने के पहले ये इन सावधानियों पर नज़र रखेंगे। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, आज जितनी भी जानकारियाँ आपको दी गई उनकी मदद से आपकी खेती किसानी और बेहतर बन सके, इसी उम्मीद के साथ अब आपसे विदा लेंगे। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।